उत्तराखंड है तो छोटा सा राज्य, लेकिन पहाड़, झील, नदियों और जंगलों की तरह यहाँ कहानियां भी बेशुमार हैं। हर पहाड़ के पीछे कोई न कोई नायाब किस्सा और जंगल के भीतर गजब कहानी। ऐसी ही एक कहानी है भीमताल और सातताल के बीच एक पहाड़ की, जिसे कहते हैं जोन स्टेट। अब आपके दिमाग के फ्लैशबैक हार्मोन्स आपको किसी अंग्रेज अधिकारी तक ले जाएं, उससे पहले रुक जाएं, क्योंकि ये कहानी किसी अंग्रेज परिवार की नहीं, बल्कि इस बार कहानी है पीटर स्मेटाचेक और उनके पिता फ्रेडरिक स्मेटाचेक की। वैसे असल कहानी ये फ्रेडरिक स्मेटाचेक की ही है, और ये अंग्रेज नहीं बल्कि एक चेकोस्लोवाक थे। ऐसा चेकोस्लोवाकियन जिसकी एक साजिश अगर कामयाब हो जाती तो शायद दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध होता ही नहीं, और अगर विश्व युद्ध होता ही नहीं तो 6 करोड़ लोग भी नहीं मरते। बहरहाल एडोल्फ हिटलर को बम से उड़ाने की वो साजिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन फ्रेडरिक स्मेटाचेक के 18 साथियों को पकड़ लिया गया और हिटलर के खुफिया अधिकारियों ने उन्हें गोली से उड़ा दिया। बच गए बस फ्रेडरिक स्मेटाचेक, जो किसी तरह भागकर कोलकाता पहुंचे और वहां से किसी तरह नैनीताल, और यहाँ आकर उन्होंने पूरा एक पहाड़ ही खरीद लिया। उसमें एक जंगल उगाया और बनाया एक ऐसा कानून जिसे बाद में सरकार ने भी अपना लिया। अब आगे क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हम पीटर स्मेटाचेक से ही सुन लें। पीटर स्मेटाचेक यानी फ्रेडरिक स्मेटाचेक के 5 बेटों में से एक, जो अभी तितली पकड़ने में मशगूल है। इतने मशगूल कि अभी तक 3000 से ज्यादा तितलियों का कलेक्शन कर चुके हैं। ये 1939 का कहानी है। हमारे जो दादाजी थे और पिताजी का परिवार, वो जो आज के दिन चेक गणराज्य कहलाता है, वहाँ बसे थे। पर उस समय वो ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था, और वो वहाँ पे पीढ़ियों से हम लोग जंगलों का काम करते थे। जो वहाँ की वन विभाग थी उसमें हम काम करते थे। हमारे पिताजी फ्रेड स्मेटाचेक, उनको ये वन विभाग में से जुड़ना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने छोड़ा वहाँ पे, और वो समुद्री जीवन जीने लगे, जहाज़ों में दुनिया घूमा, और एंड में जाके 1939 तक वो चिले, अर्जेंटीना के पास चिले में बस गए। और हमारे दादाजी जो थे वो चेक गणराज्य में ही थे। तो उनका रिटायरमेंट का टाइम जब आया तो उन्होंने पिताजी को चिट्ठी लिखा और कहा कि आप वापस आ जाओ और एक आखिरी शिकार का सीज़न हम एक साथ बिताते हैं, उसके बाद आप अपने जियो। क्योंकि उस समय जो था दक्षिण अमेरिका से यूरोप आने में हफ्ते लग जाते थे। तो पिताजी आए और वापस पिताजी मेरे दादाजी से मिले रहे उनके साथ, और तब उन्होंने देखा कि जो उनके इलाके में जो माहौल था वो बिल्कुल बदल चुका था। क्यों? क्योंकि नाज़ी पार्टी, हिटलर के नाज़ी पार्टी ने वहाँ घेर लिया था। ये जो है जहाँ हम रहते थे वो सुडेटनलैंड कहलाता है, और वहाँ पे जर्मन ऑस्ट्रियन लोग ज़्यादा थे और चेक और स्लोवाक लोग कम थे। तो हिटलर ने पेशकश किया कि क्योंकि वहाँ जर्मन आबादी ज़्यादा है तो उसको जो है जर्मन साम्राज्य से जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने म्यूनिख में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुआ था, और उन्होंने ब्रिटिश ने एग्री किया था कि सुडेटनलैंड में एक प्लेबिसाइट हो, यानी कि मतगणना हो, और उसमें जो है हिटलर के लोगों ने पूरा घेर लिया था और बहुत बदमाशी के साथ चेक लोगों का आवाज़ दबा दिया, और उन्होंने वोट किया कि वो जर्मन साम्राज्य में सुडेटनलैंड को समा जाए। तो ये चीज़ हुआ और जर्मन्स ने घेर लिया था वहाँ पे, और हिटलर जो था वो वहाँ आने वाला था विक्ट्री परेड के लिए। तो पिताजी को लगा कि ये लोग ज़्यादा ही गुंडागर्दी बदमाशी कर रहे हैं, तो अगर न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो खबर आई कि हिटलर ट्रेन से आने वाला था वहाँ, और उसका ट्रेन एक सुरंग से गुजरने वाला था। तो पिताजी ने सोचा कि क्यों नहीं वहाँ पे थोड़ी दिवाली मनाई जाए, और उन्होंने थोड़े से वहाँ बमबारी की तैयारी की अपने दोस्तों के साथ। पर जर्मन सीक्रेट पुलिस को पता चल गया, और उन्होंने जो है पिताजी के जो 7 लोग थे उनको पकड़ लिया, मारे गए वो, पर पिताजी बच निकले। जर्मन ने सोचा कि पिताजी रूस की तरफ भागेंगे क्योंकि उनका पीछा किया जा रहा है, पर उन्होंने क्या किया, वो जर्मनी के अंदर भाग गए, जहाँ पे उनको लगा कि वो मुझे वहाँ नहीं ढूंढेंगे।
तो हैम्बर्ग पहुँचे, वहाँ पे हैम्बर्ग उनका बंदरगाह है बहुत बड़ा, और जब उनके दोस्तों ने उनको छुपा के रखा और जब वहाँ से एक जहाज़ निकल रहा था तो उसमें जो है निकलने से 2 घंटे पहले एक सेलर को उन्होंने किनारे कर दिया। किनारे किया तो फिर कैप्टन जो था वो लंबे यात्रा में नहीं निकलना चाह रहा था बिना पूरे क्रू के साथ, तो उसने जवाब भेजा सेलर्स होम को कि भाई एक आदमी भेजो मुझे। तो उस जल्दीबाजी में पिताजी को उन्होंने जहाज़ में पहुंचा दिया। वो जहाज़ जा रहा था, पिताजी को तो इंटेंशन था वापस चिले लौटने का, पर 1 सितंबर 1939 को वो जहाज़ कलकत्ता बंदरगाह में था और उनको ऑर्डर मिला कि जल्दी से वहाँ से निकलो। अब कलकत्ता से निकलने के लिए पूरा 1 दिन चाहिए क्योंकि वो हुगली नदी पार करने के लिए 100 किलोमीटर नीचे है। तो पिताजी ने देखा कि अचानक जो अनलोडिंग चल रहा था वहाँ पे वो बंद हो गया और भागने की तैयारी हो गई, तो वो भी चुपचाप कलकत्ता में उतर गए। और जब वो शिप गया तो 24 घंटे बाद उन्होंने जाके थाने में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया कि मैं उस शिप से उतरा हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस ने, इंडियन पुलिस ने उस समय जो है उनको कहा कि ठीक है हम पता लगाते हैं। तो उन्होंने पता लगाया अपने एम्बेसी वगैरह से, तो पता चला कि हाँ पिताजी के पीछे ये नाज़ी लोग पड़े थे और 3 तारीख को युद्ध डिक्लेयर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया, शुरू हो गया। तो उन्होंने फिर पिताजी तो या जब आए यहाँ पे तो 4 रुपये जेब में थे और ना भाषा बोलते थे क्योंकि स्पेनिश, चेक और जर्मन बोलते थे, इंग्लिश और बंगाली तो बोलते नहीं थे, और कोई था नहीं, पूरे एशिया में उनके कोई पहचान का नहीं था। अब इत्तेफाक की बात है कि 1934 में बाटा जूता कंपनी ने कलकत्ता में सेटअप किया था, और बाटा एक चेक कंपनी है, वो एकमात्र चेक कंपनी था पूरे एशिया में, और वो भी कलकत्ता में ही सेटअप हुए थे। तो पिताजी को वहाँ लगा दिया और कुछ साल बाद उन्होंने वहाँ से इंग्लिश और बंगाली सीखा, समझा और फिर अपना सेटअप किया। और 1945 में उनको समझ में आ गया कि वापस नहीं जा सकते, ना चिले जा सकते हैं क्योंकि नाज़ीज़ वहाँ भर गए थे, और ना चेक रिपब्लिक जा सकते थे क्योंकि रूसी भर गए थे वहाँ। तो तब तक मेरे भाई और बहन पैदा हो चुके थे 1945। तो पिताजी को लगा कि मैं अपने बच्चों को शहर में नहीं पालना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा बचपन कटा वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का कटे। तो उन्होंने ढूंढा ढांढा और उनको पता चला कि नौकीचताल में, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक मकान बिकाऊ था, हंटिंग लॉज। तो वो आके उन्होंने उसको ख़रीदा, बाद में और भी प्रॉपर्टी ख़रीदा जो आज के दिन परिचय रिजॉर्ट है नौकीचताल में। तो पिताजी ने 1951 में नेपाल के राणा परिवार और महारानी बलरामपुर के साथ जोन्स एस्टेट खरीदा, और ये 1980 के दशक में या 70 के दशक में ये जोन्स एस्टेट भक्तियोड़ा गांव बनाया। वो बाद में बना, पर 51 की बात हो रही है। तो उस समय उन्होंने जो लोग आए थे बसने के लिए, उनको तो एस्टेट पर लकड़ी और चारा का हक था, तो कच्चा लकड़ी काटना मना था और बांज के पत्ते काटना मना था। तो वहाँ से शुरू हुआ कि उत्तराखंड में बांज के पत्ते काटना मना है, और जवानी भर हमने उस कानून को अप्लाई किया। तो यहाँ पे हम नहीं काटने देते थे बांज के पेड़, बांज के पत्ते। और उस बीच उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये पुराना चाय बागान था, तो 1200 एकड़ में से मेरे ख्याल से 7-8 एकड़ चाय लगा रखा था। फिर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था 1860 के दशक में। तो चाय के झाड़ी अभी भी हैं, पर जो चाय बागान था, अपने थोड़ा सा प्रिवेसी के लिए उन्होंने ये बोल दिया गांव वालों को कि जो ये हमारे घर और गांव के बीच में जो एक पट्टी है, वहाँ पे ना कोई जानवर छोड़ा जाएगा और ना कोई गांव वाला आएगा, कंप्लीट प्रोटेक्शन, कुछ नहीं हो। तो होते होते वहाँ पे फिर से जंगल ने घेर लिया, और आज के दिन वो इलाके का सबसे घना जंगल 5 एकड़ ज़मीन में, और बाकी तो 1200 तो वो अपनी जगह है, पर जो डायरेक्ट प्रोटेक्शन में 5-7 एकड़ ज़मीन, वो बहुत घना जंगल है। दुनिया भर में एक मिथ्या चली हुई है
कि जंगल को उगा सकते हैं। सच में अगर हमने पेड़ लगाए तो वो प्लांटेशन कहलाता है, वो वन नहीं कहलाता है, फॉरेस्ट नहीं है वो। प्रॉब्लम ये है कि जब अंग्रेजों ने 1857 में सत्ता संभाला भारत का, अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया का फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया कि हम यहाँ के जंगलों में से क्या निकाल सकते हैं। अब इंग्लैंड में तो फॉरेस्ट सर्विस था नहीं, तो उन्होंने जर्मन फॉरेस्ट सर्विस से डीट्रिक ब्रांडिस को बुलाया और उनको पूछा कि आप जो है यहाँ का प्लान बनाओ कि हम यहाँ से, पहली बात इस यहाँ के जंगलों में है क्या, और दूसरी बात हम यहाँ से निकाल क्या सकते हैं। अब उस समय जो है युद्ध के लिए लकड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती थी। तो पूरे देश में अलग टाइप के जंगलों में डीट्रिक ब्रांडिस ने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किए, जो कि युद्ध के टाइम के लिए, इस युद्ध के समय में इस्तेमाल किए जाएंगे। वो रिजर्व फॉरेस्ट आज के दिन हमारा नेशनल पार्क्स नेटवर्क है, और उसकी वजह से भारत उस खुश परिस्थिति में है कि हमारे यहाँ 1934 में एक बतख लुप्त हुआ और उसके अलावा कोई नहीं लुप्त हुआ। चीता 1948 में लुप्त हुए, पर ये शक है कि चीता जो है वो यहाँ के थे नहीं। चीता जो है मुगलों ने अफ्रीका से इंपोर्ट किए थे, ताकि, और उनसे भी पहले, क्योंकि 2000 साल पहले रोम में अफ्रीका से सारे जानवर, जिंदा जानवर बुलाए जा रहे थे, मंगाए जा रहे थे, पहुंचाए जा रहे थे, और वहाँ के सर्कस में वो मारे जा रहे थे वगैरह वगैरह, क्रिश्चियंस को खिलाए जा रहे थे वगैरह, क्रिश्चियंस उनको खिलाए जा रहे थे। तो इंडिया में भी ऐसे ही हुआ होगा। तो हो सकता है चीता यहाँ का कभी था नहीं। तो चीता जो लुप्त हुआ 1948 में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ की चीज़ थी, पर जो बतख लुप्त हुआ वो तो यहीं का चीज़ था। और उसके अलावा कोई कीट नहीं, कोई कुछ नहीं लुप्त हुआ है, वो केवल क्योंकि डीट्रिक ब्रांडिस ने 1875 के आसपास, 78 के आसपास ये रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किए देश में। तो ये बहुत खुशी की बात है। खैर, हम लोग 6 भाई, 1 बहन और 5 भाई थे, और हम लोग नैनीताल में पढ़े। पिताजी को अच्छा नहीं लगा कि हम हॉस्टल में रहे, तो एक मकान किराए में लिया था। माताजी हमारे साथ वहाँ रहती थी, पिताजी भीमताल में अकेले रहते थे। 1980 में मेरा जब पढ़ाई पूरा हुआ तो हम लोग यहाँ आ गए, और यहाँ पे पिताजी क्लब में जाना पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने को बिजी रखने के लिए तितलियों का संग्रह बनाया, क्योंकि उनके लिए नई बात थी कि इतने विविध प्रकार के, इतने रंग बिरंगी तितलियां थी यहाँ पे। तो उन्होंने तितलियों का संग्रह बनाया था, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ बचपन से, और उस कलेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज काफ़ी अच्छा कलेक्शन बन गया है। देश का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा निजी कलेक्शन है, और कई नए प्रजातियां वगैरह खोजे गए हैं। 1980 में मैं हाई स्कूल करके यहाँ पहुँचा, और 83 में तो 12वीं पास करके मैं यहीं बस गया था। अब यहाँ पे उस समय जो है पिताजी का जो तितली का संग्रह था वो धूल बन चुका था, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने समय से उसमें नाफ्थलीन नहीं बदला, तो कीट खा गए उसको, चींटी वगैरह घुस गए अंदर, और वो धूल बना गया। पिताजी काफ़ी दुखी थे इससे, काफ़ी उनको दुख हुआ, उनकी उम्र भी काफ़ी थी। तो मैंने नए सिरे से बनाना शुरू किया। तो वो बनाते बनाते मुझे समझ में आया कि अलग तितलियाँ अलग जगह में पाई जाती है, अलग मौसम में। तो तितलियों को समझने की कोशिश की, और होते होते उस चीज़, न केवल तितली का नाम तक की सीमित बात नहीं थी, पर तितली का पूरा हैबिटेट, उसको क्या चाहिए, क्यों वो खास तितली खास जगह में क्यों पाई जाती हैं, क्या परिस्थितियां हैं जो किसी तितली को बस एक ही घाटी में बाधित रखती हैं, और कुछ जो है हर जगह पाई जाती हैं, कुछ बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं, कुछ गिने चुने इक्के दुक्के पैदा होते हैं। तो ये सब हो क्या रहा है। तो इस दौरान 10 साल में, या तब से आज तक, बल्कि 10 साल ही नहीं, 1983 से आज तक मैं जिंदा तितलियों को पढ़ता हूँ, और पतंगे भी, कि क्या चीज़ कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है। और उससे मुझे समझ में आया कि जो हमें ऊपर से केवल जंगल दिखेगा, पर असली में वो
किसी शहर से कम नहीं है। जहाँ पे किसी शहर में कोई मार्केट होते जो सुनार के होते हैं, कहीं मार्केट होते जो गाड़ी के पुर्जे मिलते हैं, कई मार्केट होते जहाँ खाना मिलता है ना, अलग अलग ऐसे का। पर ऊपर से आप देखोगे तो सारे मकान ही मकान हैं, पर शहर के अंदर घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है। तो ऐसे ही करके जंगल के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। अब जो है उसी सन 80 के दशक, 90 के दशक, 2000 का दशक, हमने देखा कि बहुत बुरे हाल, भारतीय नदियों के बहुत बुरे हाल हैं। और भारतीय नदी की खूबी ये है कि ब्रह्मपुत्र और कर्नाली छोड़ के जो अधिकांश जो भारतीय नदी हैं वो भारत में शुरू होते हैं और भारत में ख़त्म होते हैं। तो हमें उनका पूरा कंट्रोल है। जैसे खास करके दक्षिण भारत की नदियाँ और गंगा जी के जितने वो हैं कर्नाली छोड़ के, वो उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कहीं गलती कर रहे हैं कि बाढ़ साल पर साल बढ़ते जा रहा है, पहाड़ों में धारे सूखते जा रहे हैं। जिन्होंने कोई भी गांव बसा हुआ है पहाड़ों में, तो वो एक बारहमासिया पानी के स्रोत के पास बसा है, नहीं तो नहीं बच सकता है। और आज के दिन वो स्रोत सूख गए, जो हज़ारों साल से वो गांव को पानी दे रहे थे, वो सूख गए। तो परिस्थिति बिगड़ते जा रही थी, तो उसका इलाज देखने लगे। और 1984 में हमारे जो ये स्टेट है, जोन्स स्टेट में 3 पानी के धारे हैं बारहमासिया। और 1954 में बहुत भयानक आग लगी थी। और उसके बाद जब भी आग लगती थी तो यहाँ पे घंटे थे घरों में, और हम घंटा बजाते थे, गांव वाले इकट्ठा होते थे, हम जाके आग को बुझा के आते थे और आग बुझी रहती थी। और तो 30 साल बाद एक बहुत भयानक आग लगा फिर से 1984 में। और उसमें जो है आग की लपटें करीब 20 फुट ऊंची थी, तो उसके पास भी नहीं जा सकते हैं। तो उसको बुझाने के लिए जो है काउंटर फायर लगाना पड़ा, क्योंकि लपके के पास नहीं जा सकते। तो हम इंतज़ार करते जब आग काफ़ी पास आ गया और वो हवा चूस रहा है अपनी तरफ, तो हम इस तरफ से आग लगा देते हैं। पहले तो एक साफ कर देते जगह, और ऊपर को हम आग लगा देते, तो वो जंगली आग वो उसको चूस लेता अपनी तरफ। और वो चूस लेता, जब मिलते हैं तो बहुत 40 फुट ऊपर आग जाता है, और फिर वो ख़त्म हो गया। तो वो करके हमने यहाँ ऊपर उस आग को रोका, घर बचाए। और पर मेन चीज़ तो इसमें से ये देखा मैंने कि जो एक पानी का धारा था वो लगभग मौसमी बन गया उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बांज का बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो उस आग में भस्म हो गया था। तो मेरे समझ में आया कि अगर बांज का एक घना जंगल हो, जिसको कैचमेंट एरिया कहते हैं, जहाँ वर्षा पड़ती है, तो वो जो पानी जो है वो अंदर पी जाएगा ज़मीन, और वो धारा को सप्लाई करेगा साल भर। अगर वो बांज का जंगल नहीं है तो वो ज़मीन पर पड़ेगी बारिश तो उतनी पड़ रही है जितने 1000 साल पहले पड़ रहा था, उतना आज भी पड़ रहा है। पर वो जो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, वो बह जाएगा। तो उसमें जो है ये होगा कि गर्मी में धारा सूख जाएगा और बरसात में नीचे नदियों में बाढ़ आएगा। तो ऑब्वियसली हमने जो है जंगल उगाना पड़ेगा उस पानी को रोकने के लिए। फिर मेरे को समझ में आया कि गंगा जी की जो कहानी है, आप लोग जानते होंगे, पर मैं दोहरा देता हूँ उसके नहीं जानने वालों के लिए। बात ये हुआ कि मेरे ख्याल से हमारे राजा भगीरथ थे, तो उनके देश में पानी की कमी थी। तो उन्होंने जो है तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि अंत में जो है शिव जी प्रकट हुए और कहा, भाई मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, भाई मेरे देश में आप पानी भेज दो। तो शिव जी ने बिन सोचे बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, मैं गंगा को भेज दूंगा। तो तदस्तु। फिर वो वापस गए स्वर्ग, और वहाँ पे गंगा जी को बोला कि भाई मैंने भगीरथ को वायदा कर दिया कि आपको जो है पृथ्वी में जाना है। अब गंगा जी जो थी वो लड़की थी, अब उसने गुस्सा आ गया उसको कि भाई आपने मेरे से तो पूछा नहीं। तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर सब परेशान हो गई, भाई भगवान का वायदा टूटेगा, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो मनाने लगे गंगा जी को। जब एंड में जाके मनाया तो उसने कहा चलो आप लोगों का नाक बचाने के लिए मैं चले जाऊंगी, पर मैं भगीरथ का देश बहा दूंगी, न रहे देश, मुझे ख़त्म करो उसको। तो और भी परेशान हो गए सारे देवता। तो शिव जी ने उसमें जो है एक समाधान उनको सूझी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो उसको, जितने गुस्से में जाती है जाने दो।
और मैं इसका इलाज कर दूंगा। तो उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने अपनी जटाएं बिछाई। तो जब गंगा जी अपने गुस्से में आई और जटाएं में फंस गई, तो फिर वो उसका गुस्सा पूरा ख़त्म हो गया और जाके हरिद्वार में एक शांत नदी के रूप में निकल आई। अब ये तो हम सोचते हैं कि कहानी है, पर अगर सच ये है कि वास्तव में जो मानसून के बारिश आते हैं, दुनिया में लगभग सबसे घने बारिश यहाँ पड़ते हैं हिमालय में, और वास्तव में मिट्टी बह जाती है, वास्तव में देश बह जाता है। और जो जटाएं हैं वो है चाबी गंगा जी का। वो जटाएं क्या हैं? वो जटाएं जो है वो लोगों ने सोचा कि वो हिमालय के बर्फीले ग्लेशियर हैं, वो भी हैं, पर मेन जटाएं तो जंगल हैं यहाँ के। और जटाएं जो होती, हमारे बुजुर्गों ने, पुराने लोगों ने क्यों कहा कि जटाएं, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जंगल? जटा ऐसे होता है जिस पे कंघी नहीं लगाया जाता है, उलझा हुआ होता है बिल्कुल। तो जो नॉर्मल अगर चीड़ का जंगल है, वो जैसे बाल में कंघी लगाया हुआ जंगल है, वो नहीं रोकेगा पानी। पर जो बांज का नेचुरल फॉरेस्ट है वो ऐसे घना होता है कि उसमें जो है 12 बजे दिन के भी वो धूप जमीन पर नहीं पहुंचती है और बिल्कुल घना होता है, उसको कहते हैं जटा। तो जो हमें भारत को इस समय देश भर में जो हमें ज़रूरी है वो है जटा, ना ही बने हुए बाल। तो अब जो जटा जो है, इसका जो है हम सेहत कैसे जांचेंगे? इसका सेहत हम ऐसे जांच सकते हैं अगर उसमें वहाँ के निवासी के बारे में पता लगाएं हम। अगर शहर के बारे में जानना चाहते हैं, गांव के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहाँ के निवासी के बारे में पूछना पड़ेगा। गांव के मकानों से तो पता नहीं चलेगा, तो हम जंगल के निवासियों से पूछते हैं। अब जंगल के निवासी कौन है? स्तनदायी जानवर, वो तो बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं। पक्षी, वो भी बहुत बड़े इलाके में घूमते हैं। कीट अधिकांश लोकल होते हैं। अगर हम कीटों से पूछे कि भाई यहाँ का स्थिति क्या है, तो हमें बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब जब इकोनॉमी हम जानना चाहते हैं, तो हम केवल सुनारों की कमाई हम नहीं देखते हैं, हम सबकी कमाई देखते, किसान से लेकर सब तक, है ना। कौन पैदा कर रहा है खाना, कौन खा रहा है उस खाने को, कौन खाने वाले को खा रहा है, कौन खाने वाले को खाने वाले को खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो पूरे जाल को देखते हैं। तो वो जो है, मुझे समझ में आया कि ये तितली और पतंगे बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत स्पेशलाइज्ड ज़रूरतें होती हैं। और अगर वो, जैसे आपने वो पेंटिंग देखे होंगे जो सीमेंट में आप छोटे छोटे टुकड़े गाड़ो और दूर से देखने में बहुत सुंदर पेंटिंग बनता है, पर पास जाके वो टुकड़े होते, पत्थर के टुकड़े ही होते गड़े हुए। तो वैसे ही करके एक मोज़ेक कहते हैं उसको। तो वैसे ही करके कीटों का अगर हम कीटों की ज़रूरतों का अगर हम मोज़ेक बना ले, तो हम जंगल को समझने का हमारा बिल्कुल अलग ही भाषा बन जाएगा। तो उसमें मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल से। उदाहरण के तौर पर एक हमारा तितली होता है जो सूखे पत्ते का बहुत प्यारा नकल करता है, और न केवल सूखे पत्ते का नकल करता है, वो बरसात में अलग दिखता है और गर्मी में, सूखे मौसम में सूखे पत्ते का नकल करता है, और बरसात में गीले सूखे पत्ते का नकल करता है, और बरसात के बाद वो सड़े सूखे पत्ते का, वो फफूंदी लग जाता है उस पर। तो सब ऐसे जब है, पर जो है वो जो तितली है उसका ऊपर का हिस्सा नोकीला है, और नॉर्मली तितलियों के ऊपर के हिस्से नोकीले नहीं होते हैं। एक ही और भारतीय तितली है 1400 में से जिसका ऊपर का हिस्सा नोकीला है। अब जो नोकीला पत्ता होता है वो हर जंगल में नहीं पाया जाता है। अगर आप राजस्थान के कीकर के जंगल में जाएंगे तो नोकीले पत्ते आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सूखे इलाके होते हैं, वहाँ पे जो जंगल के पत्ते होते हैं उनमें ऊपर को बाल होते हैं, पौधों के ऊपर बाल होते हैं। और वो क्यों होते हैं? ताकि जो रात को पाला पड़ता है वो उसको रोक लेते हैं और वहाँ से पानी पी लेता है पौधा। और उल्टा काम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे पत्ती को सड़ने का डर रहता है। तो जो घने बारिश वाले इलाकों में पौधे होते हैं उनके चमकीले पत्ते होते हैं, और उसमें पत्ते में एक नाला जैसा बना होता है जो नोक में एंड होता है, और वो पानी को बहा देता है पत्ते से कि वो पानी टिके ना पत्ते पर सड़ने के लिए। तो उसको ड्रिप टिप कहते हैं। तो अगर तितली का ने भी वो ड्रिप टिप बनाया है,
तो वो ऑब्वियसली तितली जो है जिसका ड्रिप टिप है वो कीकर के जंगल में जाएगी या चीड़ के जंगल में जाएगी तो वो तो ध्यान खींचेगी वहाँ। उसको तो चाहिए पाँच के पत्ते जैसे और पुतली के पेड़ के पत्ते जैसे जिसमें नुकीले टिप्स हैं। तो वो तितली अपने शेप से घने जंगलों में बंधी हुई है, वो बाहर निकल नहीं सकती, वहाँ से पकड़ी जाएगी। तो वो एक जीवित इंडिकेटर है वहाँ के पत्तियों का हाल का, वहाँ पे उस जंगल का हाल का, तो वो बायो इंडिकेटर है। तो जिस जंगल में, जैसे कि साताल के जंगलों में काफ़ी घना जंगल है वहाँ पे, तो ये जो अगर आप इस तितली को मॉनिटर करेंगे, इसकी जनसंख्या को, तो उससे आपको न केवल उसका कैटरपिलर के स्टेज में क्या खाता है, जो कि बिच्छू, एक प्रकार का बिच्छू का पौधा खाता है, उसका जनसंख्या भी समझ में आ जाएगा। फूल पर बैठता नहीं है वो, सड़े फल पर बैठता है, तो सड़े फल भी का भी आपको पता चल जाएगा। और नुकीले पत्तों का जंगल का कैनोपी का हाल, अब नुकीले पत्ते, बाँझ के पेड़ वगैरह जो होते हैं उनको काट के चारा के रूप में जानवर को खिलाते हैं और पेड़ एक डंडी जैसे रह जाते हैं। तो उस जंगल में वो तितली टिक नहीं सकता है, उसको चाहिए घना ऊपर से जंगल हो तब वो पनप सकता है। तो वो ऐसे जंगलों का बायो इंडिकेटर हो गया। और अगर हम उसके जनसंख्या को जांचते रहे, मॉनिटर करते रहे, तो हम कैनोपी को हम जांच सकते हैं। और कैनोपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो जटाओं का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैनोपी है, जहाँ पे गंगा जी का जो गुस्सा है वो टूटता है पहले पत्ते पर, और फिर जब नीचे पहुँचता है तो वो उसका ताकत ख़त्म हो जाता है और वो नीचे स्प्रे की तरह पहुंचता है और वो पी जाता है ज़मीन। तो ऐसे करके तितलियों को बायो इंडिकेटर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।